हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूँ क्लास 7 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। हम लोगों ने पिछले की वीडियो में 1 से लेकर के 17 चैप्टर तक का अध्ययन काफी डिटेल्स के साथ कर लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 18, जिसका शीर्षक होगा जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। और ये जो है इस बुक का लास्ट चैप्टर भी होगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह क्या है? रक्त परिसंचरण है। ठीक है, हम लोग जो है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, रक्त परिसंचरण पूरे शरीर में रक्त प्रवाह या क्या है? संचलन है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया? रक्त परिसंचरण का मतलब क्या है? पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह। ठीक, यह हृदय से ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर की बाकी कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, देखिए, पेशी और स्नायु की गतिविधि से कई अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इनका उत्सर्जन करने का काम शरीर में होने वाले उस उत्सर्जन तंत्र से होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ पेशियों से उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचने का काम जो है क्या करता है? तो रक्त परिसंचरण करता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? रक्त परिसंचरण हो रहा है यह हमें नाड़ी या धड़कन से पता चलता है। ठीक, इसमें एक देखिए बहुत अच्छा सा पॉइंट है कि विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर जो है सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन जो है प्रति मिनट होता है। ठीक है, हम लोगों ने रक्त परिसंचरण के बारे में पूरा पढ़ लिया। अभी हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट क्या है? हृदय। ठीक है, तो अभी हम लोग हृदय के बारे में जानने वाले हैं। देखिए क्या कह रहा है? हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह हमेशा क्या होता है? धड़कता रहता है। यह पूरे जीवन बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करते रहता है। ठीक है, देखिए, हृदय वृक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। हृदय का आकार लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाता है। ठीक है, तो हृदय कितने कक्षा में बटा होता है? 4 कक्षा में, और ऊपर का जो 2 कक्ष होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आलिंद कहते हैं। ठीक है, चलिए, और जो निचले का हिस्सा होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? हृदय हो गया। ठीक है, इसमें पूरा फिगर नहीं आ रहा है। देखिए आप लोग, ये क्या हो गया? हमारा हृदय हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला पॉइंट होगा रक्त वाहिनियां। ठीक है, ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, तो विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का क्या होती है? माध्यम होती है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। नहीं, जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? वातावरण से ऑक्सीजन जो है हमारी फेफड़ों में जाता है श्वसन क्रिया के फलस्वरूप, और रक्त जो है इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। तो रक्त ही है जो ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है, और यह रक्त वापस हृदय में आता है, जहां से फेफड़ा में चला जाता है। ठीक है, और फेफड़ा में देखिए क्या कर रहा है? फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। ठीक है, धमनी और शिरा। तो रक्त वाहिनियाँ कितने प्रकार की पाई जाती है हमारे शरीर में? 2 प्रकार की। एक तो धमनी होती है, दूसरा क्या होता है? शिरा होता है। देखिए, धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, और चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, रक्त का जो प्रवाह होता है तेजी से और क्या होता है? अधिक दाब पर होता है। अतः धमनियों की दीवार मोटी और क्या होती है? लचीली होती है। तो धमनियों की जो दीवार होती है वो क्या होती है? मोटी होती है और लचीली होती है। इसके बाद देखिए, फुफ्फुस, जिसको हम लोग फेफड़ा भी कहते हैं, धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ठीक है, यह कार्बन डाइऑक्साइड समित रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। ठीक है, और कक्षों के बीच की विभाजक दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को, अर्थात धमनी और शिरा को, रक्त
मतलब धमनी और शिरा का जो रक्त होता है आपस में मिलने नहीं देती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिकाओं में अंतर। तो क्या होता है, छोटा-सा अंतर है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे। ये हो गया हमारा रक्त वाहिकाएँ, 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएँ हम लोगों ने पढ़ा है, धमनी और शिरा। तो ये क्या होता है, तो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त में ले जाता है और शिराएँ में क्या होता है, कार्बन समृद्ध रक्त निकालने का काम करता है ये, ठीक है? रक्त प्रवाह की दिशा होता है हृदय से शरीर के सभी भागों में, और ये जो होता है शरीर के सभी भागों से फिर क्या करता है, वापस हृदय में लाता है। इसकी दीवार मोटी और लचीली होती है और इसकी दीवार क्या होती है, पतली होती है। ठीक है? चलिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला पॉइंट होगा हृदय स्पंद, जिसको हम लोग धड़कन कहते हैं या हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है? तो देखिए, हृदय के कक्ष की दीवार पेशियों की बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से सिकुड़ती है और फैलती है। ठीक है? यही लयबद्ध सिकुड़ना और फैलना दोनों मिलकर हृदय स्पंद कहलाता है। ठीक है? देखिए, हृदय स्पंद का जीवन के हर क्षण होता रहता है। नहीं, मतलब हृदय स्पंदन जो होता है जीवन के हर क्षण होते रहता है, यदि हम अपनी छाती की बाईं तरफ हाथ रखें। किस तरफ? देखिए, बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों को महसूस कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, प्रत्येक हृदय स्पंद या धड़कन धमनियों में एक धड़कन उत्पन्न करता है और प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न धड़कन हृदय धड़कन जो है दर को बताता है। ठीक है? अब इसी में एक पॉइंट है, स्टेथोस्कोप के बारे में जानेंगे। यह कौन-सा यंत्र होता है? नहीं, देखिए, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय की धड़कन ध्वनि को बढ़ाने की युक्ति के रूप में करता है। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा रहा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायाफ्राम होता है। ठीक है? दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस, जिसको हम लोग श्रोतिका कहते हैं, लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस हमारे हृदय के स्थान पर रखकर ईयर पीस से धड़कनों की जो है ध्वनि का नहीं, अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें हमारे हृदय की स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। ठीक है? अब इसी में है विलियम हार्वे की कहानी। तो थोड़ा-सा हम लोग जो है विलियम हार्वे के बारे में अभी जानने वाले हैं। ठीक है? देखिए, क्या करा, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 ईस्वी में नहीं, मतलब रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था? 1578 से लेकर के 1657 ईस्वी में कतर नामक एक डॉक्टर ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन्होंने खुद के शरीर पर प्रयोग करके यह समझने की कोशिश की कि हमारे शरीर में जो है खून एक बंद चक्र में बहता है। ठीक है? किस चक्र में बहता है? बंद चक्र में बहता है। शिराओं में खून अंगों से हृदय की तरफ और धमनियों में इसके विपरीत दिशा में बहता है। हार्वे ने खून को एकल तत्व माना, परंतु आज हम जानते हैं कि खून एक तत्व नहीं बल्कि कई पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है? देखिए, फिर भी हार्वे की खोज एक महत्वपूर्ण बौद्धिक उपलब्धि थी। इनके जीवन का अंतिम भाग दुखद रहा। इनका जो है 79 वर्ष की आयु में 79 वर्ष की आयु में 3 जून 1657 को नहीं 1657 को निधन हो गया। इस प्रकार हार्वे महोदय ने खून के परिसंचरण के बारे में हमारी समझ बढ़ाई। ठीक, चलिए हम लोग एक अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है? इसमें हेडिंग है, क्या आप जानते हैं? देखिए, सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता है। ठीक है? जैसे स्पंज और हाइड्रा, इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं, वही उनके शरीर में प्रवेश करके भोजन और जो है ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। ठीक है? अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन ऐसा जानवर है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? स्पंज और हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं। जब वह नहीं, जल से बाहर निकलता है, तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है, अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में उत्सर्जन। नहीं, तो कहा देखिए, हम सभी जानते हैं, ठीक है? हम सभी जानते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है? ठीक इसी प्रकार अपचित भोजन बहिक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है? जब हमारे शरीर की कोशिकाएँ अपना कार्य करती है, तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में मुक्त होते हैं। ठीक है? ज़्यादातर ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है।
अतः सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है? नहीं, सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। देखिए, हमारे रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था मतलब इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था होती है। ठीक है ना? हमारे शरीर में रक्त से नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ को कुछ अंग जो है मिलकर शरीर से बाहर निकालते हैं। ऐसे अंगों के समूह को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है? तो हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, उसको निकालने के लिए जिस अंग का उपयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, इन उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत गुर्दा, मूत्राशय, मूत्रनली, उत्सर्जन अंग आते हैं, जो मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है? चलिए, यही व्यवस्था गुर्दों, जिसको हम लोग वृक्क भी कहते हैं, में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। हम लोग समझेंगे गुर्दों या वृक्क, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, उसके बारे में। ठीक है? देखिए, कहता है गुर्दों या वृक्क को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं, जो स्त्री-पुरुष के शरीर में एक जैसे होते हैं, जो एक समान काम कार्य करते हैं। ठीक है? देखिए, क्या है, दोनों गुर्दे पेट के पिछले भाग में कमर के ऊपर सेम जैसी आकृति वाले होते हैं। अब इसका कार्य क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है? देखिए, जब रक्त दोनों गुर्दों में पहुँचता है, तो उसमें उपयोगी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। ठीक है? उपयोगी पदार्थों को जो है रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में जो है अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है? फिर क्या है, देखिए, गुर्दों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय, जिसको हम लोग पेशाब की थैली थैली कहते हैं, उसमें जाता है। ठीक है? फिर क्या है, देखिए, मूत्र वाहिनियाँ नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र जमा होते रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है, जिसे हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है? मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है, जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक और पॉइंट है इसमें, क्या आप जानते हैं? देखिए, क्या आप जानते हैं कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? नहीं, गुर्दे का जो मुख्य कार्य है, शरीर में पानी और नमक की सामान्य मात्रा बनाए रखना और रक्त को छानकर मूत्र को तथा हानिकारक तत्वों को अलग करना और मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना है, जहां से मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से जो है बाहर निकलते रहता है। ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे मानव मूत्र के बारे में। तो देखिए, मानव मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यूरिया नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ है। इसका शरीर से बाहर निकलना जो है क्या होता है? आवश्यक होता है। ठीक है? अब अब जो है हमारा अगला पॉइंट क्या है? उत्सर्जन के रूप में त्वचा। ठीक है? त्वचा हमारा जो है उत्सर्जन के रूप में किस प्रकार से भूमिका निभाती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, त्वचा हमारे पूरे शरीर पर फैली हुई सबसे बड़ी संरचना है। ठीक है? जिसका प्रमुख कार्य हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना है। नहीं, त्वचा काम क्या होता है? हमारे शरीर पर जो है तापमान, जो भी तापमान है, टेम्परेचर है, उसको नियंत्रित रखना। त्वचा की निचली परत पर श्वेत ग्रंथियां होती है, जिससे हमें पसीना आता है। श्वेत में जल और क्या होते हैं? लवण होते हैं। ठीक है? एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग जानने वाले हैं। हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण रंगीन कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। ठीक है ना? तो जो धब्बे बन जाते हैं, वो लवण के कारण बनते हैं। इसी में एक पॉइंट है, डायलाइसिस। ठीक है? इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, क्या होता है, कभी-कभी किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता है। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा जो होती है, क्या होती है? तो बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना मतलब ऐसे व्यक्तियों की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम होती है। अतः यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए, तो उसकी जो है ज़िंदगी बढ़ सकती है। ठीक है? इस प्रकार रक्त को छानने की विधि को अपोहन कहते हैं या फिर डायलिसिस कहते हैं। ठीक है? अब हम लोग जानेंगे मांसपेशियाँ के बारे में। तो हमारे शरीर के अंगों को हिलाने-डुलाने का काम कौन कौन करती है? तो मांसपेशियाँ करती है। ठीक है? चाहे आँख की पलक हो या पैर की उँगली हो या घोड़े के कान, किसी भी जीव का कोई भी अंग बिना मांसपेशी के नहीं हिल सकता। परंतु मांसपेशियाँ
तब तक कार्य नहीं कर पाती जब तक उन्हें लगातार रक्त न मिलता रहे और उसमें तंत्रिकाएं, ठीक है, का जाल न बिछा हो। कह इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा मांसपेशियों को संदेश मिलता है कि उन्हें सिकुड़ना है या फैलना है, दाएं मुड़ना है या बाएं। यही कारण है कि जब हम लगातार किसी असुविधाजनक स्थिति में बैठे या लेटे रहते हैं और हमारे हाथ या पैर कुछ समय तक जो है दब जाते हैं, तो उस भाग में रक्त के बहाव में रुकावट पैदा हो जाती है। इस रुकावट का नतीजा यह होता है कि उस अंग की पेशियां और तंत्रिकाओं को ऑक्सीजन और पोषण युक्त रक्त नहीं मिल पाता है या फिर कम मिल पाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में तंत्रिकाएं अपना कार्य जो है ठीक से नहीं कर पाती है। फलतः वे न तो बाहरी संवेदना को ग्रहण कर सकती है और न ही पेशी तक संदेश पहुंचाकर अंगों को हिला डुला सकती है। इसे ही हम बोलचाल की भाषा में सुन होना कहते हैं। ठीक है, और जो है झुनझुनी होना कहते हैं। नहीं, चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। अभी हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, सही उत्तर चुनिए। कह रहा है, रक्त वह द्रव है जो जंतुओं के नहीं, रक्त वह द्रव है जो जंतुओं के किस भाग में प्रभावित होता है। इसमें होगा कि रक्त जो है जंतुओं के किस भाग में प्रभावित होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो रक्त जो है वाहिनियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रक्त वाहिनियों में। नहीं, अब है रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो पता ही है हम लोग को किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, अगला है रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करता है, तो क्या हो जाएगा, WBC। नहीं, क्या होगा, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है, तो प्लेटलेट्स के कारण होता है। नहीं, विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की नाड़ी अंदर क्षमता कितनी होती है, तो यहाँ पर क्या है, 72 से 80 है, तो चलिए तो 72 हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए, वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, क्या कहलाती है, धमनियां। हम लोगों ने पढ़ा था, ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा तो धमनियां, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होगा तो क्या हो जाएगा, शिराएं। अब इसी में देखिए, वे वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, शिराएं कहेंगे। अभी ये पता है क्या कहेंगे हम लोग, शिराएं। ठीक है, इसके बाद है डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अभी ये पढ़े हम लोग, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अभी पढ़े हैं, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, उत्सर्जन। और हमारे शरीर में लगभग कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ठीक है, अब है सही उत्तर के सामने सही और गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो देखिए, हमारा हृदय जो है 4 कक्षों में बटा होता है, बिल्कुल सही बात है, पढ़े थे। नहीं, गुर्दे की आकृति गेंद की जैसे, तो नहीं, सेम के बीज की तरह होती है। ठीक है, ये गलत बात है। अस्पंज में हमारा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। नहीं, इसमें रक्त नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नहीं, इसके बाद है सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है, नहीं, सिराएं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये गलत बात है। ठीक है, अभी हम लोग देखिए मिलान प्रश्न के बारे में जानने वाले हैं। इसमें क्या है, धमनी एवं सिरा। तो धमनी एवं सिरा क्या है, तो रक्त वाहिनियां हैं। ठीक है, इसके बाद अपशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएगा, तो यूरिया और लवण हो जाएगा। इसके बाद क्या है, स्टेथोस्कोप, तो यह क्या है, तो यह देखिए क्या है, धड़कन मापक यंत्र है। ठीक है, इसी में है डायलिसिस क्या है, तो रक्त छानने की विधि है। और विलियम हार्वे क्या है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र के क्या है, जनक है। चलिए, अब हमारा अगला अगला पॉइंट होगा, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, कह रहा है धमनियां लोचदार मांसपेशीय नलिकाएं हैं। ये रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से दूर ले जाने और पूरे शरीर में ऑक्सीजन के पोषक तत्व और हार्मोन पहुंचाने में मदद करने के लिए उस दाब पर काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, शिरा को परिभाषित कीजिए एवं यह धमनी से कैसे भिन्न है। क्या देखिए, एक धमनी रक्त को हृदय से दूर ले जाती है और एक शिरा रक्त को वापस हृदय तक ले जाती है। रक्त वाहिकाएं शरीर के चारों ओर रक्त के परिवहन के लिए आवश्यक है। रक्त शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व पहुंचाता है, जिससे वे कार्य कर पाते हैं। ठीक है, क्या है, हृदय और रक्त वाहिकाएं हृदय प्रणाली का निर्माण करती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए। ठीक है, देखिए, आपकी किडनी आपके शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालती है। आपकी किडनी आपके शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पादित एसिड को भी हटा देती है और आपके रक्त में पानी, नमक और खनिज जैसे सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटासियम का
जो है जो है क्या होता है, स्वस्थ संतुलन जो है बनाए रखती है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाला उत्सर्जन अंगों के नाम बताएं। ठीक है, तो देखिए क्या है अपशिष्ट पदार्थ, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। देखिए अपशिष्ट पदार्थ से तात्पर्य उन पदार्थों से है जिन्हें उपयोग के पश्चात अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है। इनमें एक और मानव मतलब इनमें एक और मानव के द्वारा उपयोग में लाए गए पदार्थ, जैसे मान के चलिए कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, रबर, कांच और भी हो सकते हैं। है तो दूसरी ओर उद्योगों से निस्तारित जो है तरल पदार्थ एवं ठोस अपशिष्ट है। ठीक है, हमारा जो है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, हृदय स्पंद से आप क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंद की संख्या बताइए। तो देखिए क्या होगा, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। हृदय स्पंद, जिसको हम लोग हार्ट बीट भी कहते हैं, का मतलब है हृदय की मांसपेशियों का लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्राम करना। ठीक है, हृदय की गति को प्रति मिनट दिल की धड़कनों की संख्या के रूप में मापा जाता है। आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क की आराम करने की स्थिति में हृदय की गति 60 से 100 बीट प्रति मिनट होती है। ठीक है, आराम करने के दौरान एक स्वस्थ व्यक्ति का धड़कन धीमी हो जाती है, जबकि व्यायाम करने पर यह तेज हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर को काफी डिटेल्स के साथ समाप्त किया। जय हिंद।